हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया लेसन फ्रॉम ग्रामर। आज हम देखेंगे नरेशन। नरेशन क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, किसी भी चीज का वर्णन करना ही नरेशन कहलाता है। किसी चीज को नरेट करना नरेशन कहलाता है। यह दो तरह से व्यक्त किया जा सकता है। एक ठीक स्पीकर के लहजों में और दूसरी अपने लहजों में। जो बात अगर आपसे कोई करता है, उस बात को आप किसी के सामने अगर उसी के शब्दों में बयां कर देते हैं, तब इस तरह के नरेशन को हम लोग डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। लेकिन अगर हम उस बात को कहने में अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उस नरेशन को हम इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। देखिए, नरेशन क्लास 10 किसी भी स्टेट बोर्ड का क्लास 10 के लिए भी क्वेश्चन आता है, नरेशन से 12th के लिए भी क्वेश्चन आता है, और आपका कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते हैं। तो जो ग्रामर सेक्शंस का टॉपिक मैं उठा रहा हूँ, वो ऐसा ना सोचे कि सिर्फ क्लास 12th के लिए है। वो 10th के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना क्लास 12th के लिए है, जितना कोई भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए है। तो नरेशन को आसानी से समझेंगे। बहुत सारे बच्चों को नरेशन टॉपिक में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। हम प्रयास करेंगे कि पढ़ने के बाद कोई भी कंफ्यूजन न रहे। बिल्कुल नरेशन जिस तरह से वॉइस में आप लोगों ने सपोर्ट किया है, क्या जबरदस्त का व्यूज दिया है। कल भी वॉइस पार्ट 2 का जो टॉपिक मैंने डाला था, उसमें 250 से ऊपर व्यूज हैं। हाँ, लेकिन एक बात है कि उन व्यूअर्स में से 50% से वैसे व्यूअर्स थे, 50% से ज्यादा वैसे व्यूअर्स हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन जा पाएंगे। और हर वीडियो के साथ ऐसा ही होता है, 50% से ज्यादा व्यूअर्स तो ऐसे होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ सब्सक्राइब करना भी मत भूलो मेरी जान। सब्सक्राइब भी करते चलो। देखिए, आज हम देखते हैं नरेशन। नरेशन होता क्या है, इसको हम सोल्व कैसे करेंगे बिल्कुल आसान तरीकों में। नरेशन, एक चीज तो आप जान गए हैं कि नरेशन क्या है। किसी भी चीज को नरेट करना, किसी भी चीज का वर्णन करना नरेशन कहलाता है। यह कितने तरह का होगा? दो तरह का होगा, डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच इंग्लिश में जब हम लिखते हैं, डायरेक्ट स्पीच हो या इनडायरेक्ट स्पीच हो, तो इसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, इसको हम पहचानेंगे कैसे कि ये डायरेक्ट स्पीच है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। तो देखिए, बिल्कुल ही आसान तरीकों से हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ाने में भरोसा नहीं रखना चाहिए। इस तरह से पढ़ाने में भरोसा रखना चाहिए कि स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए, दिमाग पर बोझ कम पड़े और समझ में ज्यादा आए। जिस अगर हम किसी स्टेटमेंट को देखते हैं, अगर उसमें एक क्लाउज हो, ध्यान रखना, अगर उसमें एक क्लाउज हो जो कि इन्वर्टेड कॉमास के बाहर हो, तथा एक सेंटेंस हो कम से कम जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हो, तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। क्या हो? एक क्लाउज हो। नहीं है तो नोट कर लो, आप इसको आप नोट कर लीजिए। एक क्लाउज हो जो कि इन्वर्टेड कॉमास के बाहर हो, और कम से कम एक सेंटेंस हो जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हो, तो वह डायरेक्ट स्पीच में कहलाता है। जैसे he says to me, I am your best friend. He says to me, I am your best friend. अब देखो मेरी जान, he says to me क्लाउज है कि नहीं है? क्लाउज है ना, क्योंकि a sentence always begins with a punctuation mark like full stop, inverted comma, marks of exclamation। तो यहाँ पे तीनों चीजों की अनुपस्थिति है, यहाँ कॉमा है। तो he says to me एक क्लाउज है जो कि इन इन्वर्टेड कॉमास के बाहर में है। दूसरी चीज,
एक सेंटेंस है जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में है, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में है। तो इस तरह का अगर आपको कहीं पे कुछ दिखने के लिए मिलता है तो हम कह सकते हैं कि सर ये डायरेक्ट स्पीच है। कैसा स्पीच है? डायरेक्ट स्पीच है। एक क्लाउज जो कि इन्वर्टेड कॉमास के बाहर हो और एक सेंटेंस जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हो। कोई दिक्कत नहीं होगी। डायरेक्ट स्पीच पहचान लोगे ना आप? डायरेक्ट स्पीच पहचान लेंगे कि नहीं पहचान लेंगे? बिल्कुल अब आप पहचान लोगे। इसमें डायरेक्ट स्पीच में भी कई टर्म्स हैं, उन टर्म्स को हम लोग देखते हैं क्योंकि उनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। जब तक आप वो नहीं समझेंगे तब तक नरेशन आप नहीं समझ सकते हैं। और दूसरी बात है कि आपका जितना पर्सन पर केस पर पकड़ ज्यादा होगी उतना आसानी से आप समझ पाएंगे। लेकिन अगर पकड़ नहीं भी हुई होगी तो भी मैं प्रयास करूंगा कि आपको समझा सकूं। देखो अब इसमें क्या है, ये जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले क्लाउज है, ये जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला क्लाउज है, इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच इसको हम क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले क्लाउज को हम लोग कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। कोई दिक्कत? कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले क्लाउज को क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखो यहाँ पे जो ये सेज है, ये जो सेज है इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। कोई दिक्कत नहीं होगा। रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को हम लोग क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। लिख लो, रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहलाएगा। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहलाएगा। रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत नहीं। देखो जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होते हैं उनको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। यहाँ पर रिपोर्टिंग मतलब कि अभी रिपोर्ट हुआ नहीं है, याद रखना रिपोर्ट हुआ नहीं है इसलिए तुम्हें वो कहता है, लेकिन क्या कहता है ये तो भी पता नहीं है ना, इसलिए ये रिपोर्टिंग है। लेकिन जब इसलिए हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आते हैं तो बात अब खत्म हो जाती है। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, वो कहता है मैं तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र हूँ, तो यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच लिख लो। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे एम है, क्या है? एम है, तो इसको हम लोग कहेंगे रिपोर्टेड वर्ब या फिर वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड वर्ब या वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को हम लोग कहेंगे वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। उसी तरह से इसके सब्जेक्ट को हम लोग कहेंगे सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। कोई दिक्कत नहीं। इतना में कोई दिक्कत हुआ? डायरेक्ट स्पीच किसको कहेंगे? जो स्पीच में एक क्लाउज हो जो कि इन्वर्टेड कॉमास के बाहर हो तथा एक सेंटेंस हो जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हो, वो डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। डायरेक्ट स्पीच में कुछ टर्म्स होते हैं जैसे रिपोर्टिंग स्पीच। इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले क्लाउज को रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को हम लोग वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब देख लो, आगे देखते हैं। याद है? कोई दिक्कत नहीं ना। जब इसको बनाते हैं तो कुछ जनरल रूल्स हमारे पास होते हैं, खास करके प्रोनाउंस के पर्सन को लेकर, प्रोनाउन के केस को लेकर। तो उस चीज को हम लोग देख लेते हैं किस तरह से बदलेंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच तो पहचान लिए, इनडायरेक्ट स्पीच में इस तरह का कोई इन्वर्टेड कॉमास नहीं होते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में इस तरह का कोई अलग इन्वर्टेड कॉमास नहीं होता है, कोई अलग क्लाउज नहीं होता है, उसको एक सेंटेंस बना दिया जाता है। देखें
जैसे कि देखो आपसे बोले कि इनडायरेक्ट स्पीच में कोई इन्वर्टेड कॉमाज नहीं होता है, तो अभी जो बताया था मैंने आपको, he says to me I am your best friend, बेस्ट फ्रेंड, ये तो आपका डायरेक्ट स्पीच हो गया। कौन सा स्पीच हो गया? डायरेक्ट स्पीच हो गया। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में अगर इसी बात को हमको लिखना है तो हम क्या करेंगे, रूल्स आपको बताएंगे हम बाद में। he tells me that he is my best friend, बेस्ट फ्रेंड। अब देख लो यहाँ इन्वर्टेड कॉमास हट गया कि नहीं हट गया? हट गया ना, हटा कि नहीं हटा इन्वर्टेड कॉमास? बिल्कुल हट गया। तो ये इस तरह का जो आपको देखने के लिए मिलेगा इसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देख लो प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं हम यहीं से। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में हो तो वह रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। वह रिपोर्टिंग स्पीच के किसके अनुसार बदल जाएगा? सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट किसमें हो? फर्स्ट पर्सन में हो। किसमें हो? रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन हो तो वह रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अगर सेकेंड पर्सन हो जैसे कि योर है तो वह रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और अगर थर्ड पर्सन हो जैसे कि कोई नाम हो या ही हो, सी हो, इट हो, तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे, कोई भी चेंज नहीं करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखो अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो मतलब कि आई या यू हो, आई या वी हो, तो हम इसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार रखते हैं। दूसरा चीज, अगर सेकेंड पर्सन हो तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। जैसे एग्जांपल से देखो, he says to me, चलो इधर हम बना लेते हैं, he tells me that। अब बताओ आई फर्स्ट पर्सन है कि नहीं है? है ना, आई फर्स्ट पर्सन है कि नहीं है? है। तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट क्या है यहाँ? ही है कि नहीं? तो हम यहाँ ही लिखेंगे। एक चीज का और ध्यान रखेंगे, हम पर्सन जो चेंज कर रहे हैं उसका केस उसी में होगा जिसमें रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है। जिसमें रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन जिस केस में है उसी केस में हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को लाकर पुट करते हैं। जैसे यहाँ ये नॉमिनेटिव केस में है तो यहाँ ये भी नॉमिनेटिव केस में है, तो दोनों को एक ही केस में हम रख दिए, नॉमिनेटिव केस में ही रख दिए। ही, अब ही के साथ क्या लगेगा? इज। ही के साथ क्या वर्ब आएगा? इज। आई के साथ एम तो ही के साथ इज। अब ये देखो योर सेकेंड पर्सन है ना, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेगा। लेकिन इसका केस क्या है? ऑब्जेक्ट तो यहाँ मी है, आई का ऑब्जेक्ट मी है, लेकिन अब यहाँ पे योर, इसका केस है पजेसिव। किस केस में है योर? पजेसिव केस में। तो मी का पजेसिव क्या होता है? मी का पजेसिव होता है माई। क्या होगा? माई। योर के स्थान पे हम किसका प्रयोग करेंगे? माई का प्रयोग करेंगे। माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं ना? इतना समझ में आ गया? यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में हो तो वह रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर सेकेंड पर्सन में हो तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और थर्ड पर्सन में हो तो नो चेंज होगा। एक दो एग्जाम्पल हम आज और देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल आसानी से समझेंगे हम लोग, कोई भी टॉपिक हार्ड नहीं होता है। अगर आपके दिमाग में कुछ करने का, कुछ सीखने का जज्बा है तो कोई भी टॉपिक हार्ड नहीं होता है। देखो आप किस तरह से नरेशन बनता है कि नहीं बनता है। बिल्कुल अगर आप क्लास 6 के भी स्टूडेंट होंगे तो भी आप नरेशन बनाओगे, क्लास 5 के स्टूडेंट होंगे तो भी नरेशन बनाओगे। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं होम ट्यूशन के, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैं अपने घर पे पढ़ाता हूँ, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 के स्टूडेंट्स नरेशन बनाते हैं, वॉइस बनाते हैं।
ग्रामर का हर एक टॉपिक टच करते हैं, इसलिए घबराने की बात नहीं है। जब क्लास 3 क्लास 4 का स्टूडेंट नरेशन बना सकता है तो आप लोग तो कंपटीटर हो, आप लोग तो क्लास 12 के बोर्ड स्टूडेंट्स हो, आप लोग क्यों नहीं बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो। यहाँ देखो एक दो एग्जाम्पल और देखो। राम सेज टू सीता, सीता आई लव यू। सी says to Mohan, you have stolen my pen. से नहीं करते हैं, यू कर देते हैं। यू से टू मी ही इज अ गुड बॉय, बट शी इज अ बैड गर्ल। बना के देखो बनेगा क्या? इस तरह का सेंटेंस अगर आपको दे दिए जाए जिनका नरेशन चेंज करना हो तो आपसे बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो बिल्कुल बनेगा। राम टेल्स टू शीतल, तो क्या हो जाएगा? राम टेल्स शीतल। इसका नियम किस तरह से ये चेंज होता है ये आपको हम बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल देखिए प्रोनाउन चेंजिंग पर। राम टेल्स शीतल दैट, अब ये फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है ना, जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो किसके अनुसार चेंज करेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट अनुसार। तो केस ये भी नॉमिनेटिव में है, ये भी नॉमिनेटिव में है, लेकिन राम के लिए हम प्रोनाउन कौन सा प्रयोग करेंगे? तो ही। राम के लिए प्रोनाउन कौन सा प्रयोग करेंगे? ही, क्योंकि एक ही सेंटेंस में एक ही नाउन को हम बार बार रिपीट नहीं करते हैं। राम यहाँ पे आ गया है तो उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, उसके बदले में प्रोनाउन का प्रयोग हम करते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी। ही, अब यहाँ पे आई के साथ V1 का प्रयोग है, ही के साथ V5 का। ही लव। अब यहाँ यू सेकेंड पर्सन हुआ कि नहीं हुआ? सेकेंड पर्सन का ये ऑब्जेक्टिव केस है, सेकेंड पर्सन में ऑब्जेक्टिव केस है। तो शीतल किसके अनुसार बदलेगा? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट अनुसार। किसके अनुसार? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट अनुसार। शीतल, तो शीतल के लिए प्रोनाउन क्या आएगा बच्चे? शीतल के लिए प्रोनाउन आएगा सी। शीतल के लिए प्रोनाउन क्या आएगा? सी। और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। दूसरा देखो, सी टेल्स टू मोहन, तो सी टेल्स मोहन, सी टेल्स मोहन दैट। अब यहाँ ये सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट है, सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट है, मतलब कि नॉमिनेटिव केस में है। तो सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट है तो किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन ये भी नॉमिनेटिव केस में है, ये भी नॉमिनेटिव केस में है, तो इसको लिख देंगे यहाँ पे, है ना। ये भी नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक, दोनों ही कर्ता कारक में है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब सी के साथ क्या? हैव की हैज, तो हैज स्टोलेन, स्टोलेन। अब माई देखो फर्स्ट पर्सन है कि नहीं है? माई फर्स्ट पर्सन है, लेकिन केस क्या है इसका? पजेसिव है। केस क्या है? पजेसिव है। तो देखो पजेसिव केस है, फर्स्ट पर्सन में है, तो ये भी बदलेगा सी के अनुसार ही। फर्स्ट पर्सन में है तो ये भी बदलेगा सी के अनुसार ही। लेकिन सी का पजेसिव केस क्या होता है? सी का पजेसिव केस होता है हर। सी का पजेसिव केस क्या होता है? हर पेन। कोई दिक्कत नहीं। थर्ड देखेंगे हम लोग। यू से टू मी, you tell me that। अब आपको बताए थे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट या प्रोनाउन थर्ड पर्सन में हो तो हम कोई भी बदलाव नहीं करते हैं, तो ही का ही रह जाएगा। जैसे थर्ड कहा गया ही, तो ये थर्ड पर्सन है कि नहीं है? थर्ड पर्सन है, तो हम इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे ही।
इज अ गुड बॉय बट, अब यहाँ देखो सी, ये भी थर्ड पर्सन है तो इसमें भी कोई चेंजिंग हम नहीं लाएंगे। सी इज अ गुड गर्ल, गुड गर्ल, सी इज अ गुड गर्ल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं होगी। तो इस तरह से आप देखते रहिए। आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास में हम लोग और देखेंगे नरेशन में, और बिल्कुल आसान तरीके से नरेशन को पढ़ेंगे। किस तरह से पढ़ेंगे? बिल्कुल आसान तरह से पढ़ेंगे। तो ठीक है, कीप वाचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।